अलका PB23 पर इलेक्शन हुआ था। इस हवाले से आगा कंस्ट्रक्शन की जानिब से आगा असमतुल्लाह साहब खड़े हुए। सोच है वो सिर्फ पशीन तक हो। मेरा मकसद ये है कि मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान के हर लेवल पे, दुनिया के हर लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करूं। आप उसके एनालिसिस करें, आप अपने स्कीमात ख़ुद उसमें एनालाइज करके PSDP प्लान बनाएं। जब आपका बजट आएगा, बजट से पहले आप अपना P&D और फाइनेंस को अपना बजट, अपना प्रपोजल PSDP प्लान दे कि हम 12 लाख ख़ानदान इस टाइम डीज़ल के कारोबार से महरूम हो गए। हम ईरान से डीज़ल लाते हैं, हमारे गरीब लोग डीज़ल ला रहे हैं। ये गरीब लोग आज भी ये आपको टैक्स देने के लिए तैयार है। आप टैक्स की पॉलिसी बनाएं। एक ऐसे मैंने लिखा है बलूचिस्तान के ऊपर, उसको मैंने लिखा है कि बलूचिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट इट्स फेल्ड इन मैनेजमेंट। थिएटर चला है, वो काम है प्रोफेशनल का। एक प्रोफेशनल जो है वो अच्छा डिपार्टमेंट चला सकता है बनिस्बत एक एडमिनिस्ट्रेटर के। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसमतुल्लाह आकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल AK टुडे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, हम अपनी YouTube चैनल AK टुडे पर बलूचिस्तान भर से मुख्तलिफ औकात में आप लोगों को अपडेट रखते हैं। तो आज नाज़रीन मैं एक ऐसी शख्सियत का आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, यकीनन जो कि बलूचिस्तान की सियासत में, ख़ास कर ज़िलाब्शिन की सियासत में एक नया चेहरा, एक नया नौजवान, एक जोशीला, जो कि ज़िलाब्शिन के आवाम के लिए कुछ करना चाहता है। अलका PB23 पर इलेक्शन हुआ था। इस हवाले से आगा कंस्ट्रक्शन की जानिब से आगा असमतुल्लाह साहब खड़े हुए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो इन्होंने फिर कैंपेन भी चलाया था ज़िलाब्शिन में, यहाँ पे पशिन के आवाम के मसाइल भी हाईलाइट किए। तो इस हवाले से असमतुल्लाह आगा ने बहुत अच्छा कमबैक भी किया और एक आज़ाद हैसियत से उन्होंने तकरीबन 5000 तक वोट लिए। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो इस हवाले से आज आगा साहब से बातचीत करेंगे कि ये जो अचीवमेंट थे आप इसको किस तरह देख रहे हैं और मुस्तकबिल में आप ज़िलाब्शिन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे एज ए पॉलिटिकल लीडर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल AK टुडे का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि आपने एक बात की कि आप ज़िलाब्शिन के लिए क्या करना चाहते हैं, तो मैं ज़िलाब्शिन के साथ साथ एक बात ऐड करूँगा, मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान जो है वो इन तीनों सूबों की निस्बत हम बहुत पसमानदा भी है, बहुत पीछे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के लिए और फिर जो मेरा, क्योंकि मैं बलूचिस्तान को अपना घर समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ करूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करूँ। ये मेरा मकसद नहीं है कि मेरा जो विज़न है या जो मेरी सोच है वो सिर्फ पशीन तक हो। मेरा मकसद ये है कि मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान के हर लेवल पे, दुनिया के हर लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करूं और लोगों को पता चले कि हमारे पास इतने बड़े वसाइल है। आप गवादर की बात हम अगर करें, हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है। बलूचिस्तान के तमाम अतराफ़ में हमारे पास बहुत जो हमारे मिनरल्स है, अनफॉर्चुनेटली कभी किसी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे मिनरल्स है, जैसे कि पिछले गवर्नमेंट की मैं एक बात करूंगा, हमारा एक रिकोडेक का एक कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुआ एक फॉरेन कंपनी के साथ, उसमें बलूचिस्तान को डैमेजेस देने पड़ रहे हैं। मेरे ख़्याल से 700 करोड़ डॉलर के करीब बलूचिस्तान को वो डैमेजेस देने पड़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये उस टाइम ये पॉलिसी या उस टाइम अगर इस पार्टी के साथ जो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं देख लूँ जो रेमेडीज़ बलूचिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने गुरबत की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं, हमारे पास 2 बॉर्डर हैं। इस टाइम अगर बलूचिस्तान मौजूद है, हमारे पास 2 बॉर्डर है। एक हमारे पास ईरान बॉर्डर है, एक हमारे पास जो है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर है। अनफॉर्चुनेटली कभी किसी गवर्नमेंट में बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बनी। मैंने अपने इलेक्शन में एक्सप्रेस न्यूज़ को अपना एक पैगाम दिया था। मैंने कहा कि अगर इमरान खान साहब मुझसे एक प्रेजेंटेशन देना चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज़ होते हैं उसके हवाले से, मैं उसको देने के लिए तैयार।
तो आगाज़ साहब यकीनन पिशन का मैंने इसलिए आपसे सवाल किया, यकीनन डिस्ट्रिक्ट पिशन की जो आबादी है तकरीबन 13 लाख आबादी है और पिशन में ट्रामा सेंटर, सिविल अस्पताल, इस तरह के सहूलियात जो है, एम्बुलेंस सर्विस और फायर ब्रिगेड, अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ था, तो इस हवाले से यकीनन आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप बलूचिस्तान का सोचते हो। मगर ज़िला पिशन की जो 13 लाख 14 लाख आबादी है उनके मसाइल जो है बहुत ज़्यादा है मसाइल, और वसाइल की कमी है वहाँ पे। आपको क्या लगता है अभी हमारे जो साबिक़ अदवार में हुक्मरानों ने कौन सी ऐसी गलतियाँ की है जो ज़िला पिशन इस वक्त इतना पसमानदा रह चुका है? मुझे याद है कि 26 दिसंबर को मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अहवाल पशीन को, एक साफ़ी है उमर काकड़ को मैंने वो इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मैंने एनालाइज़ किया था, मैंने कहा कि जब पशीन में वाक़े हो जाते हैं, जैसे कि ये आग लगती है या खुदा न खास्ते और सीरियस वाक़े हो जाते हैं, जैसे कि ये आग लगती है या खुदा न खास्ते और सीरियस वाक़े हो जाते हैं, मैंने उनको बताया था कि इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पे आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड कोयटा से मंगवाए जाते हैं। हमारे हाल ही में पशीन में जो सिमजी है, वो हमारे मामू लोग हैं, वहाँ पे एक होटल में जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे वो 3 जवान जो है वो शहीद हुए। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनका बर वक्त इलाज करते। फिर उसमें मैंने 2-3 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट किया अपने तमाम MPA से, चाहे वो गवर्नमेंट के MPAs है चाहे वो अपोजिशन के MPAs है, मैंने कहा कि एक पॉलिसी बनाओ, अभी बजट के दिन आ रहे हैं आपके पास, हर MPA को अपना प्रपोज़ल प्लान बनाना चाहिए। आप प्लानिंग करें, आप उसके एनालिसिस करें, आप अपने स्कीमात खुद उसमें एनालाइज करके PSDP प्लान बनाएं। जब आपका बजट आएगा, बजट से पहले आप अपना P&D और फाइनेंस को अपना बजट, अपना प्रपोज़ल PSDP प्लान दे दें कि हमें इस प्रपोज़ल के तहत जो है ना वो हमारे स्कीमात होने चाहिए, हमारे डेवलपमेंट होने चाहिए, उसमें हमारे स्कूल की डेवलपमेंट हो, हमारी एजुकेशन हो, वाटर मैनेजमेंट हो, हमारी जो हेल्थ पॉलिसी हो, वो सारी हो। एक पूरे एक फ्रेमवर्क में हर MPA को मेहनत करना चाहिए। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी पता नहीं वो लोग इस बात को समझते हैं या नहीं समझते। लेकिन मैं जब मैंने इलेक्शन भी लड़ा, मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ मैंने बात नहीं की, ना आज मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ। लिहाजा मेरी तजवीज़ है बलूचिस्तान के तमाम पार्टियों से, जो चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, अपोजिशन पार्टियों को इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो अपोजिशन हमारे नुमाइंदगान है वो हल्के बहुत इस टाइम गुरबत का शिकार है, क्राइसिस में है, उनको चाहिए कि वो अपना PSDP प्रपोज़ल प्लान बजट से पहले ही वो फाइनेंस और P&D को जमा कराए, ताकि वो स्कीमात बने जिसका ना पैसा लैप्स हो जाए, ना उसका जो आवाम के मुफाद में हो, वो उस तरह स्कीम वो बनाए ताकि आगा साहब, आपका जो कि आप लोगों की एक कंपनी भी है आगा कंस्ट्रक्शन के नाम से, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में आप लोग काम करते हो। हमारे जो इंजीनियर है बलूचिस्तान के, एक नौजवान इंजीनियर जो कि 15 साल 20 साल अपना एजुकेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ज़ाया करता है और इस वक्त उनके पास जॉब नहीं है, वो बेचारे स्ट्राइक पे है, तो उनके लिए आप क्या समझते हो? ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ने अभी जो स्कीमात जो है नए ऐलान किए 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने, ये जो रोड्स के इंजीनियर्स के लिए हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स को? बात ये है ना कि इमरान खान के जो ऐलानात है वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो जवान है ब्यूटम से हमारे सिविल इंजीनियर के लड़के फारिग हो रहे हैं, आर्किटेक्चर से हो रहा है, UBT खुशदार से हो रहे हैं, कुछ हमारे लड़के फ़ानो स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं, वो वहाँ से जो है ना वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास है। अच्छा, आपके 360 मुलाजमीन को रिसेंटली निकाला गया है, 360 मुलाजमीन CNW से निकाले गए हैं, तो वो जो या तो बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर किया गया या बाद में कह रहे हैं कि ये जो है ना जो बलूचिस्तान का ट्रेजर है ये उसके ऊपर जो है ना बोझ आ रहा है सैलरियों की वजह से। तो जब तक आप जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ है हम उसको संभाल नहीं सकते हैं, तो क्या नए जो वैकेंसीज़ आएंगे उसके लिए उनकी फिर क्या पॉलिसी हो सकती है? स्मगलिंग की क्या बात इस टाइम लोग कर रहे हैं? 12 लाख ख़ानदान इस टाइम डीज़ल के कारोबार से महरूम हो गए। हम ईरान से डीज़ल लाते हैं, हमारे गरीब लोग डीज़ल ला रहे हैं। ये गरीब लोग आज भी ये आपको टैक्स देने के लिए तैयार है। आप टैक्स की पॉलिसी बनाएं, आप तमाम बलूचिस्तान के लोगों को रजिस्टर करवाएं उसमें। आपके पास कह रहे कि बलूचिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक आसान तरीका है। अफ़गानिस्तान के लोग हमारे साथ बड़े बिज़नेस करने के लिए तैयार है। आप नेशनलिटी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, अलग बात है। आप उसको FBR का मेंबर बनाएं,
آپ اسے اپنا ٹیکس لیں. ایران کے بلوچ بڑے بزنس مین ہیں, وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ وہ 2 منٹ میں پورا آپ کا بلوچستان کو خرید سکتے ہیں. آپ ایسے بڑے بڑے بزنس مینوں کو, چاہے وہ افغانستان کے انویسٹر ہے, چاہے وہ آپ کے ایران کے انویسٹر ہے, آپ اس کو FBR ممبرشپ کارڈ دیں, وہ آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. آپ کے غریب لوگ یہ جو تفتان سے ایران سے ڈیزل لا رہے ہیں, آپ ڈیزل کے اوپر 5 روپے 10 روپے ٹیکس لگائیں. تو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تقریباً 5000 تک ووٹ, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھو نا, ایک تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں, حالانکہ میری اتنی سوچ نہیں تھی, میری وہ سوچ سے زیادہ مجھے انہوں نے ووٹ دیا. اور پھر یہ میرے وہ ساتھی ہے, یہ میرے وہ ساتھ دینے والے ووٹرز ہے کہ انشاءاللہ میں جس بھی فورم پہ ہوں گا میرے ووٹرز میرے ساتھ ہوں گے, ان کے ووٹ بھی میرے ساتھ ہوں گے, ان کا سپورٹ بھی میرے ساتھ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو میرے پاس تو شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں اپنے ووٹروں کے لیے, تو میں اپنے ووٹروں کو آپ کے چینل کے تھرو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کو میرا سلام ہے, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے لیے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آنے والا الیکشن میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا, پارٹی کی طرف سے لڑوں گا. یہ سارے جو ہے جو اقوام پشین کے جو قوموں نے مجھے ووٹ دیا ہے, ان کا جو متفقہ فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ نوجوان رہنما جو کہ ضلع پشین سے تعلق رکھتے ہیں, آغا کنسٹرکشن سے بھی ان کا تعلق ہے. عصمت اللہ آغا نے یقیناً بلوچستان کے حوالے سے بہت ہی اچھی باتیں ہم سے ڈسکس کی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا آج کا انٹرویو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. مستقبل میں انشاءاللہ بلوچستان کے اس طرح ایمرجنگ نوجوان جو کہ لیڈرشپ کے کوالٹی رکھتے ہیں, ان کو مزید ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو اس امید کے ساتھ عصمت اللہ کاکڑ کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہو.